हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपके सामने दो घटनाक्रम पर चर्चा करूंगा। ये दोनों करंट अफेयर से संबंधित हैं। एक भारत के आंतरिक मामले से संबंधित है तो एक पाकिस्तान से रिलेटेड है। यानी आप कह सकते हैं एक घरेलू मामले से संबंधित है तो एक अंतर्राष्ट्रीय मामले से संबंधित है। और उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियो बखूबी पसंद आएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी के नज़रिए से या स्टेट पीसीएस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट भी हैं और इसमें बहुत सारी बातें आपको जानकारी के रूप में मिलेंगी भी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता रहे, आरएसएस के मेंबरान भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं, वरिष्ठ वकील भी रहे हैं। अपनी मेहनत के बदौलत वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और फिर धीरे धीरे करके भारत के उपराष्ट्रपति बने। इसके पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। आप सभी लोग पता है जब तक वो गवर्नर थे तब तक ममता बनर्जी से उनकी पटी नहीं, उनसे उनकी हमेशा उनका 36 का ही आंकड़ा रहा। तो जगदीप धनखड़ साहब ने अभी 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला के नेतृत्व में 2 जजों की संविधान पीठ ने एक वक्तव्य जारी किया और वह यह था कि उन्होंने एक तरह से निर्देश दिया। राज्य के राज्यपाल, तमिलनाडु की घटना है, तमिलनाडु में 10 विधेयक जो कि वहाँ की सरकार ने पारित कराए थे वहाँ की विधानसभा से, दरअसल उसे वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि साहब ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए आरक्षित कर दिया था। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अनुच्छेद 200, 201 के अंतर्गत भी ये एक्चुअली जो बिल रिजर्व होता है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत होता है। 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसे लौटाना होता है। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होता है, ये साफ साफ संविधान में लिखा है। तो संविधान समझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन संविधान के हिसाब उन्हीं चीज़ों को समझाना है जहाँ की चीज़ें वेग अस्पष्ट हों। ऐसा नहीं है कोई नया कानून बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, यह विशेषाधिकार तो केवल संसद के पास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा तो नहीं अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दिया और कोई जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं दिखाया, बल्कि जुडिशियल ओवररीच कर दिया। दूसरी शब्दों में जुडिशियल एक्टिविज्म तो वो है कि भाई सरकारी कामकाज में दखल देना, लेकिन जुडिशियल ओवररीच है अपनी सीमा का ही अतिक्रमण कर देना। दूसरे शब्दों में जो चीज़ नहीं कहा गया है उसको ही परोस देना, जबकि अपने अपने और निचली अदालत सब मिला करके 4 से 5 करोड़ के बीच केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो सरकार का कथन भी जायज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपनी बात जगदीप धनखड़ साहब के माध्यम से कहवा रही है, क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इस वजह से उनके माध्यम से कहवा रही है। और इस पर कपिल सिब्बल एंड कंपनी या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज, पूर्व जजेज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है जो कि निगेटिव में है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल यानी नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र की तरह से करता है या आणविक प्रक्षेपास्त्र की तरह से करता है। अब हम लोग अनुच्छेद 142 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रति समर्पित है। इसमें अनुच्छेद 124 में उनकी नियुक्ति संबंधी मसला है। अनुच्छेद 124 में उनके सैलरी या वेतन भत्ते, उनके कंपोजिशन आदि के बारे में चर्चा है। बहुत सारी बातें अनुच्छेद 124 में ही कह दी गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच आपसी झगड़े से संबंधित है, जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। सिविल या क्रिमिनल संबंधी मामले जो भी हैं उनकी व्याख्या संबंधी बात सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। यह अनुच्छेद 132, 133 में है। 134 में हाई कोर्ट के फैसले, ऐसे फैसले जो मृत्यु दंड से संबंधित हों, जो निचली अदालत के फैसले को पलट करके लिखा गया हो,
इस संबंध में अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। 100 अनुच्छेद 126, 27, 28 इत्यादि में अपॉइंटमेंट है एडहॉक जजेस की और टेम्पोररी जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उन्हीं की नियुक्ति संबंधी मसला है, या हाई कोर्ट से वो जज जो कि संविधान पीठ बनाने में कारगर हो सकते हैं या उसके कोटा उसकी खानापूर्ति कर सकते हैं। भाई 5 100 अनुच्छेद 145 3 के अनुसार कम से कम 5 जज होंगे तभी जाके कोई सी संविधान पीठ का गठन होगा। तो इसकी गणपूर्ति के लिए ज़रूरी है कि भाई जज अगर कम पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो कि जनरली चीफ जस्टिस होते हैं, जज को बुला करके और ये खानापूर्ति सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये सब बातें हैं। अनुच्छेद 129 में ये है कि भाई ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो एक रिकॉर्ड की तरह से है। रिकॉर्ड का मतलब है उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। भारत के सभी जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी जज हैं, चाहे निचले अदालत के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, इन सभी को ये सब का संज्ञान लेना पड़ेगा अनुच्छेद 141 के अनुसार। अनुच्छेद 142 में ये बात कही गई है कि भाई ऐसा है, किसी मामले में न्याय करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये उचित है तो वो किसी को भी आदेश दे सकता है, किसी को भी निर्देश दे सकता है, किसी के लिए भी नियम बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई लाओ इसका प्रयोग राष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ ही कर दिया जाए। अब इसको लेकर के अच्छा खासा मसला एक घर करता जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार जगदीप धनखड़ के माध्यम से अपनी बात कहवा रही है? आजकल अनुच्छेद 142 को लेकर के बहुत चर्चा भी हो रही है। दरअसल 8 अप्रैल यानी इसी महीने के 8 अप्रैल को तमिलनाडु के 10 विधेयकों जिनको कि आर एन रवि साहब ने आरक्षित कर रखा था राष्ट्रपति की सहमत के लिए, अनुच्छेद 200, 201 और अनुच्छेद 254 के अंतर्गत कोई भी विधेयक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमत के लिए आरक्षित कर सकता है। और राष्ट्रपति की बात नहीं है, किसी समय सीमा से बंधा हुआ नहीं है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि भाई वो इतने ही समय के भीतर उस पर अपनी सहमति प्रकट करेगा। ये शांति काल में भी लागू होता है, इमरजेंसी में तो खैर लागू होता ही होता है। तो इस प्रकार से इसी चीज़ को लेकर के जगदीप धनखड़ साहब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील भी रहे हैं, वरिष्ठ वकील रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जगह पर सही हैं और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवर रीच का शिकार हो रहा है, यानी जो जगह उसकी रही है वहाँ भी अपना हाथ पांव मार रहा है। दूसरे शब्दों में वो ये बात भी कहते हैं कि एक ज़माना था जबकि 7 या 8 वकील हुआ करते थे आज़ादी के समय। उस समय 5 जजेस की संविधान पीठ बना करती थी। आज की डेट में 30 प्लस जज हैं, यानी 34 जज हैं टोटल। उनमें से 2 जज कैसे संविधान पीठ बना दें, संविधान से संबंधित मामले पर अपनी राय व्यक्त कर देंगे। भाई इसके लिए अनुच्छेद 145 3 के अंतर्गत 5 जजेस कम से कम होने चाहिए, तभी जाके संविधान पीठ बनेगा। बहुत सारे हिंदूवादी विचारक ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी औकात भूल रहा है, अपने दायरे को क्रॉस कर रहा है। और वास्तव में जब हिंदू मंदिर मस्जिदों की बात, हिंदू मंदिर और मठों की बात आती है तो लगता है कागज मांगने वहाँ तो ये दलील दी जाती है भाई इसका प्रमाण क्या है। लेकिन जब मुसलमानों के मस्जिद की बात होती है, मुसलमानों के मज़ारों की बात होती है, मुसलमानों के किसी और मजहब से संबंधित कोई और चीज़ होता है, चाहे वो दरगाह हो चाहे कोई और चीज़ हो, उसकी बात होती है, तो वो वक्फ बाय यूज़र की बात मानने लगता है। कहता है भाई आपने कैसे इसको हटा दिया, इस क्लॉज को। भाई जो इस्तेमाल कर रहा है उसी का हुआ, ये वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। तो कहीं सुप्रीम कोर्ट खुद भेदभाव का शिकार तो नहीं है? यह बात जगदीप धनखड़ साहब ने भी उठाई है। दूसरे शब्दों में, एक तो उनको गुस्सा तमिलनाडु के राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना या राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बिना तमिलनाडु के 10 अधिनियमों को जारी करने का है, जिसमें जो कि अब कानून की शक्ल ले लिए हैं। हालांकि
केंद्र चाहे तो अध्यादेश ला करके इनको पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट सकता है और ये कानून बनने से रुक जाएंगे। लेकिन देखना है नरेंद्र मोदी आगे क्या करते हैं। मिले तो हैं द्रौपदी मुर्मू से, लेकिन अनुच्छेद 142 को लेकर के अच्छा खासा बवाल मच गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को निर्देश जारी कर सकता है? दूसरे शब्दों में भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्देश तो बहुत ही बेकार तरीके का मैंडमस माना जाएगा। दूसरे शब्दों में ये उसी प्रकार का मैंडमस है जिसमें जैसे कि हेड ऑफ स्टेट गवर्नर थे राजखोवा साहब अरुणाचल प्रदेश के, और तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह ठाकुर उधर जम्मू कश्मीर से आते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने एक मैंडमस जारी कर दिया था अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए। तो बाद में मुकुल रोहतगी संभवतः उस समय अटॉर्नी जनरल थे भारत के, उन्होंने याद दिलाया कि योर लॉर्ड आपने गलती कर दिया है। तो आनंद फानन में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तीरथ सिंह ठाकुर ने अपना वो आदेश वापस ले लिया था और अपोलोजाइज किया था। कहीं वैसा ही नहीं होगा जस्टिस पारदीवाला के साथ। जस्टिस पारदीवाला ये नहीं भूलना चाहिए कि 2028 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। देखना होगा आगे जगदीप धनखड़ साहब क्या करते हैं। 12 अनुच्छेद 142 को लेकर के अच्छा खासा बवाल मिला है, मच गया है। इसमें आप लोगों को बताया, जैसा पहले बताया गया कि ये कहा गया है कि भाई किसी भी मामले में न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश या निर्देश दे सकता है या ऐसे नियम बना सकता है जो उस मामले में न्याय दिलाने के लिए समुचित हों। इसी के मद्देनजर अनुच्छेद 142 को लेकर के अच्छा खासा विवाद मच गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है अनुच्छेद 142 की आड़ में सुप्रीम कोर्ट अपनी हदें पार कर रहा है? यही तो जगदीप धनखड़ साहब की पीड़ा है, यही प्रश्न उन्होंने उठाया है। इसी मुद्दे पर आजकल खूब चर्चा चल रही है। देखना है आगे मोदी साहब क्या करते हैं। अनुच्छेद 124 के बारे में बताया, 125 तो सैलरी वगैरह संबंधित है, 126, 27, 28 अपॉइंटमेंट वगैरह से संबंधित है, 129 रिकॉर्ड से संबंधित है, 130 ऐसे ही है, 131 आप बताया जब राज्य आपस में झगड़ रहे हो या केंद्र और राज्य एक तरफ हो या कुछ राज्य और केंद्र एक साइड में हो और शेष राज्य अलग हो, तो ये मामला केवल सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 132, 33 के तहत सिविल और क्रिमिनल मुकदमे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हैं समझाने के लिए, या सब्सटेंटिव लॉ का जहाँ प्रश्न होता है, सारगर्भित नियम का जहाँ प्रश्न होता है। अनुच्छेद 134 जो है वो अगर हाई कोर्ट किसी राज्य के किसी अधीनस्थ अदालत के फैसले को पलट करके किसी मामले में किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना देता है तो उसमें अधिकार मिल जाता है उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट आने का। उसमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है या 1 महीने 2 महीने का कोई टाइम निर्धारित करने का मतलब नहीं होता है। वो जब चाहे आ सकता है समय भीतर और आकर के सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है। क्योंकि वहाँ राइट का प्रश्न आ जाता है, जीवन और मृत्यु का प्रश्न आ जाता है। तो अनुच्छेद 34 उससे 134 से संबंधित 135 जो फेडरल कानून थे पहले, फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार थे वो सभी अधिकार या वो सभी लॉ जो वो डिसाइड कर चुका है वो सब प्रभावी होंगे। आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के पहले आपको पता ही 1 अप्रैल 1937 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय एक्चुअली फेडरल असेंबली केंद्र में प्रस्तावित थी। फेडरल असेंबली के लिए ही चुनाव होने थे, लेकिन केंद्र में कभी 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू ही नहीं हुआ, इसीलिए केंद्र में ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुए। और 1945 में जो केंद्रीय विधानमंडल के लिए चुनाव के कराए गए वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कराए गए। इसी वजह से, क्योंकि 1935 का कोई भी प्रावधान केंद्र पर लागू ही नहीं हुआ, केवल प्रांतों तक सीमित रह गया। प्रांतीय स्वायत्तता इसे देना सबसे बड़ा काम था। खैर अलग की बहस हो जाएगी।
उस पर हम नहीं जाएंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 135 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 136 जो है वो स्पेशली पिटीशन से संबंधित है, विशेष अवकाश याचिका से संबंधित है। अनुच्छेद 137 जो है वो रिव्यू पिटीशन, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले का पुनरीक्षण कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और देख सकता है कि इसमें क्या गलती है, उसको सुधारने का काम कर सकता है। क्योरिटी पिटीशन अशोक हुर्रा और रूपा हुर्रा केस में जो 2002 में आया था, ये सुप्रीम कोर्ट का ही क्रिएशन है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही फैसले की समीक्षा कर सकता है, उसे पलट सकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 142 अनुच्छेद 142 आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इसी पर एक्चुअली जगदीप धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो चर्चा कर रहे थे और इसको न्यूक्लियर मिसाइल बता रहे थे। बहरहाल इसके बारे में हमने विधिवत आपसे चर्चा किया। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।